प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एमजेड खान, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस के अनुसार भूगोल के बीए पार्ट 3 के सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत के भूगोल के विभिन्न जो टॉपिक हैं उन पर हमने अभी तक चर्चा की। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने भारत का जो धरातलीय स्वरूप है उसको पर चर्चा की थी। आज हम नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। भारत का जो अपवाह है या ड्रेनेज है उसके बारे में आज ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे। तो भारत का जो अपवाह है वो अपवाह की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से मुख्य नदियाँ और उसकी सहायक नदियों के बारे में अपवाह के अंतर या अपवाह तंत्र के अंतर्गत इस पर बात की जाती है। हमारे देश में सैकड़ों छोटी बड़ी नदियाँ हैं और वो जो नदियाँ हैं वो विभिन्न देश के जो विभिन्न भाग हैं वहाँ पर प्रवाहित होती हैं और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी हैं। दोनों ही बातें हैं कि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी हैं और देश के विभिन्न भागों में ये प्रवाहित होती हैं या बहती हैं। एक तरह से हम सामान्य भाषा में कहें तो ये बहती हैं। और देश का एक महत्वपूर्ण, किसी भी देश का हम बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होता है जल, जो इनके द्वारा प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यदि भारत के अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम की बात करें हमारे देश के, तो देश का जो अपवाह तंत्र है वहाँ को किसी भी देश का जो है अपवाह तंत्र या हमारे देश के अपवाह तंत्र की बात करें तो वो दो चीज़ों पर मुख्य रूप से निर्भर होता है। पहला उच्चावच तथा दूसरा भूमि का ढाल। तो ये कह सकते हैं हम कि अपवाह तंत्र जो है वो किसी भी स्थान या देश के उच्चावच और भूमि के ढाल पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करता है। भारत के विशाल देश होने के कारण इसके उत्तर में, जैसा हमने भारत के धरातलीय स्वरूप या उच्चावचीय भागों के बारे में बात की थी, तो भारत के इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला तो और दक्षिण में जो है प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जिनके बीच में उत्तरी भारत का विशाल मैदान स्थित है। भारत के अपवाह तंत्र को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं या भारत के अपवाह तंत्र को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है हिमालय पर्वत की अपवाह तंत्र की नदियाँ और दूसरा हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह तंत्र की नदियाँ, या हम कह सकते हैं कि पहला हिमालय पर्वत की नदियों का अपवाह तंत्र या दूसरा हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अपवाह तंत्र। अब इसमें हम सबसे पहले जो प्रथम हमने लिया है हिमालय की नदियों का जो अपवाह तंत्र या ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द हिमालयन रीजन या हिमालयन रिवर्स का जो है हिमालय पर्वत से ये कहा जा सकता है कि बहुत ही विशाल नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके मुख्य रूप से अगर और उपविभाग किए जाएं तो हिमालयन अपवाह तंत्र के जो हैं वो तीन मुख्य रूप से तीन अपवाह तंत्र हैं। हिमालयन जो हिमालय पठार की हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं उनके अपवाह तंत्र के मुख्य रूप से तीन अपवाह तंत्र हैं। इनको तीन उपविभागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है सिंधु अपवाह तंत्र या द इंडस ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा हम कह सकते हैं गंगा का अपवाह तंत्र या गंगा ड्रेनेज सिस्टम, और तीसरा हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र या ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। पहला जो हम बात कर रहे हैं सिंधु अपवाह तंत्र या इंडस ड्रेनेज सिस्टम की, तो ये जो अपवाह तंत्र है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ विस्तृत क्षेत्र को इसके द्वारा अपवाहित करती हैं, ये हम कह सकते हैं। यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं इस सिंधु अपवाह तंत्र के, उसमें मुख्य रूप से सतलज, रावी, व्यास, झेलम तथा चिनाब
जो नदियां हैं वो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सिंधु अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां विस्तृत रूप से या विस्तृत क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। उनमें मुख्य जो इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु की, वो सतलज, रावी, व्यास, झेलम तथा चिनाब जो हैं वो मुख्य सहायक नदियां। अगर हम इन सिंधु अपवाह तंत्र की बात करें और इन नदियों की बात करें कि कौन सी नदी का स्रोत क्या है, कहाँ से निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो सिंधु जो रिवर है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट 5180 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। कुल लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर है और भारत में इसका जो है 709 किलोमीटर भाग है। या ये भारत में मुख्य रूप से लगभग 709 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है या बहती है। दूसरी जो नदी है वो मुख्य नदी वो है झेलम। ये झेलम नदी जो है ये सिंधु अपवाह तंत्र की ये वीरीनाग से 4900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और इसकी कुल जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर। तो यह कुल हमारे देश में ये 724 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, कुल इस क्षेत्र पर ये प्रवाहित होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है चिनाब नदी। बारालाचा से ये निकलती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1180 किलोमीटर है। चौथी जो मुख्य नदी है वो है रावी, जो कि जिसका जो निकलने का स्रोत है या जहाँ से निकलती है वो है रोहतांग दर्रे के निकट से ये निकलती है ये नदी और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 725 किलोमीटर। तो 725 किलोमीटर पर ये प्रवाहित होती है या बहती है। पांचवी जो मुख्य नदी है जिसके बारे जो सिंधु अपवाह तंत्र के नदी की बात करें हम, तो वो व्यास नदी है। इसका जो स्रोत है निकलने का या जहाँ से निकलती है वो रोहतांग दर्रे के निकट से ये निकलती है और ये रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 4062 मीटर ऊंचाई से ये निकलती है। ये कहा जा सकता है कि 4062 मीटर, लगभग 4062 मीटर ऊंचाई से ये निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 460 किलोमीटर है। तो इस प्रकार ये पांच नदियाँ। और छठी नदी जो सिंधु अपवाह तंत्र की मुख्य नदी है वो है सतलज नदी। सतलज नदी जो है वह राक्षस ताल से मानसरोवर झील के निकट है। ये राक्षस ताल उस स्थान से मुख्य रूप से ये निकलती है और इसकी जहाँ से निकलती है उसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। तो ये 570 मीटर है। तो ये राक्षस तल से सतलज नदी निकलती है जो कि मानसरोवर झील के निकट स्थित है और साथ ही साथ ये लगभग 4570 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। लेकिन भारत में ये लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई पर या 1050 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। जो दूसरा महत्वपूर्ण जो सिंधु अपवाह तंत्र के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है वो है गंगा अपवाह तंत्र, द गंगा ड्रेनेज सिस्टम। गंगा अपवाह तंत्र जो है इसमें गंगा तथा इसकी सहायक नदियां मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इस अपवाह तंत्र में गंगा तथा इसकी सहायक नदियां को हम मुख्य रूप से सम्मिलित करते हैं और इन सहायक नदियों में दो प्रकार की नदियां हैं, यथा हिमालय के आच्छादित क्षेत्रों से निकलती हैं तथा दूसरी जो हैं भाई इसकी सहायक नदियां जो हैं हम उनमें दो प्रकार की नदियां कह सकते हैं। जो एक तो वो हैं जो हिमालय के आच्छादित क्षेत्रों से निकलती हैं और दूसरी जो हैं वो प्रायद्वीपीय प्रदेश से आने वाली नदियां हैं।
हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं उनमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। उनमें यमुना, गोमती, पहला नंबर है यमुना का, दूसरी है गोमती, तीसरी नदी है घाघरा, चौथी है गंडक और पांचवी है कोसी। तो ये 5 मुख्य नदियाँ, इनकी कई सारी और अनेक सहायक नदियाँ तो हैं ही, लेकिन इस हिमालय से निकलने वाली जो नदियों की जो मुख्य नदियाँ हैं उनमें हम इन 5 नदियों को सम्मिलित कर सकते हैं। यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, इन 5 नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार से अगर हम प्रायद्वीपीय प्रदेश से निकलने वाली नदियों की बात करें तो 4 नदियाँ प्रायद्वीपीय प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो 4 नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहली चंबल, दूसरी हम बेतवा कह सकते हैं, तीसरी कैन और चौथी हम सोन के नाम से जान सकते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय प्रदेश से निकलने वाली 4 प्रमुख नदियाँ चंबल, बेतवा, कैन और सोन हैं। अब अगर हम गंगा के अपवाह तंत्र के उन नदियों का महत्वपूर्ण जो नदियों की जिनकी हमने चर्चा की, अगर उनका स्रोत कहाँ से निकलती हैं और लंबाई की बात करें तो जैसा हमने सिंधु नदी के जो अपवाह क्षेत्र और उनके स्रोत और लंबाई की बात की थी, उसी के अनुसार जो गंगा का अपवाह तंत्र से जो मुख्य नदियाँ निकलती हैं उनमें गंगा नदी सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि अगर इसके स्रोत की बात करें कहाँ से निकलती है तो ये गंगोत्री हिमनदी से निकलती है और ये लगभग 7010 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 2525 किलोमीटर है। तो ये एक महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है गंगा अपवाह तंत्र की वो है यमुना, जो यमुनोत्री हिमनदी से निकलती है और लगभग 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है यमुनोत्री हिमनदी से। और गंगा निकलती थी गंगोत्री हिमनदी से 7010 मीटर की ऊंचाई पर और ये लगभग 6330 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री हिमनदी से निकलती है और इसकी कुल जो लंबाई है यमुना की वो लगभग 1326 किलोमीटर है। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है घाघरा, जो कि मापचाचुंग हिमनदी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1080 किलोमीटर है, लगभग 1080 किलोमीटर की इसकी लंबाई है घाघरा नदी की, जो मापचाचुंग हिमनदी से निकलती है। चौथी महत्वपूर्ण जो नदी है वो गंडक नदी है गंगा अपवाह तंत्र की, और ये नेपाल तिब्बत सीमा पर से लगभग 7620 मीटर ऊंचाई पर ये जो चौथी गंडक महत्वपूर्ण जो नदी है वो उसका जो स्रोत है वो नेपाल तिब्बत सीमा है और लगभग 7620 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है और 425 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जबकि ये भारत में 425 किलोमीटर पर ये प्रवाहित होती है। मुख्य रूप से इसकी जो लंबाई है 425 ये भारत में प्रवाहित होती है। पांचवी जो गंगा अपवाह तंत्र की जो पांचवी महत्वपूर्ण जो नदी है वो है कोसी। इसका जो स्रोत है निकलने का जो स्रोत है वो सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, हिमालय है और ये लगभग 730 किलोमीटर भारत में बहती है या ये प्रवाहित होती है। और छठी जो महत्वपूर्ण गंगा अपवाह तंत्र की जो नदी है वो है चंबल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है और ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान के निकट से निकलती है। तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान के निकट से निकलकर लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई तक ये प्रवाहित होती है। तो ये सभी गंगा अपवाह तंत्र की हमने 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया था बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को, और उसमें हमने 3 भागों में मुख्य रूप से सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और तीसरा हमने ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र में इनको विभाजित किया था। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो तीसरा है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र उसके बारे में चर्चा करेंगे।